Good evening. Good evening. I guess we should now start Yeah. the doubt clearing sessions. So, everyone, I welcome you all to the Modern India first semester outline session. And we'd like to have you again. We have had a previous outline session on the same topic, on the same subject. And rather, this is a continuation of that. With that being said, I'd like to first introduce Adiba. Adiba would be taking our first topic today. Adiba, please begin. Hello everyone. This is Adiba, the Honors History second year. I'll be taking your topic dual government. And before that, I would one question was asked Treaty of Allahabad that wasn't most asked. So I'll just sum up. Adiba, if you could converse in Hindi, it would be better. Hindi Urdu. Clear? वो ज़्यादा better रहेगा. Thank you. Hello. हाँ Yeah. Adiba, Am I audible? Adnan, repeat what you said. अगर आप हिंदी या उर्दू में बोल सकते हैं वो बेटर रहेगा और सब लोग समझ Okay, पाएंगे. okay. जी. तो डुअल गवर्नमेंट से पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था. और अनीजा, हाँ स्विच ऑन ऑफ योर माइक. एक मिनट. ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था. वो दो ट्रीटी को रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा था. एक तो शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके साथ हुआ था. और एक शाह आलम सेकंड के साथ बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था. तो शुजाउद्दौला से जो रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी की थी वो ये थी कि उनको जो वॉर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर उसकी वॉर इंडेमनिटी देनी थी 50 लाख रुपीस शुजाउद्दौला को, जो इतना खर्चा हुआ था. उसके बाद इलाहाबाद और कारा की जो प्रोविंस थी वो शाह आलम टू को दे दी शुजाउद्दौला से लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने. और फिर तीसरी चीज ये थी कि बलवंत सिंह जिससे शुजाउद्दौला ने प्रोविंसेस ली थी उनके प्रोविंसेस वापस करने को बोला था. ये एक फर्स्ट ट्रीटी शुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव की जो ट्रीटी हुई ये फर्स्ट ट्रीटी. और सेकंड जो थी वो शाह आलम सेकंड के साथ थी. तो शाह आलम सेकंड को बोला गया कि जो शुजाउद्दौला से दिलवाया गया इलाहाबाद को, शाह आलम सेकंड जो थे वो थे मुगल एम्परर को इलाहाबाद में रहने को बोल दिया क्योंकि वो बैटल ऑफ बक्सर में हार चुके थे. और फिर शाह आलम शुड लिव इन इलाहाबाद और उनको जितनी भी सिक्योरिटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इलाहाबाद में. फिर सेकंड चीज उनसे दीवानी साइन करवा ली गई. दीवानी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की. दीवानी क्या होता है? टैक्स कलेक्शन राइट्स. जो टैक्स कलेक्शन राइट्स थे वो बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की ब्रिटिश के हाथ में उन्होंने ले लिया. और ये बहुत बड़ी चीज थी. और इन रिटर्न शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपीस दिया. और इसके बाद ये सारे फैक्टर्स जो है डुअल गवर्नमेंट को लीड किए. एक मिनट. और एक्चुअली में 1765 के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द रियल मास्टर ऑफ बंगाल. जो बंगाल पूरा था, बिहार और उड़ीसा
तो क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन राइज जो थी वो इनके हाथ में हो चुकी थी अब। और मीर जाफर जो थे उनके बेटे को निजामत दे दी गई थी। नाजिम मीर जाफर के बेटे थे और बस फॉर्मली ही थे। जो एक्चुअल पावर्स थी वो ब्रिटिश के हाथ में आ चुकी थी इसके बाद। शाह आलम सेकेंड इसके बाद जो ऑन पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जो थी, जो निजामत थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, ये सब फॉर्मली निजाम के हाथ में था, मगर एक्चुअल में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। नाजिम की जो अथॉरिटी थी ये इसके बाद ट्रांसफर कर दी गई रेजा खान को, जो नायब नाजिम की तरह से तौर पे अपॉइंट हो गए थे। यानी कि अब नाजिम का एक्चुअल पावर कुछ भी नहीं था, वो बस उनको बस दे दिया गया था एक्सपेंस कि आप यहाँ रहिए, और उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं था, बस एक नाम को उनके लिए गद्दी पे बिठा दिया था। और इसके बाद नायब नाजिम मोहम्मद रेजा खान जो है बंगाल के, राजा सितब राय बिहार के और राय दुर्लभ उड़ीसा के पोर्शन के थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बहुत ही ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और ये बहुत ही एम्बिशियस माने जाते थे क्योंकि इनको सिर्फ पैसे से मतलब था, ऐसा बोला जाता था। और इन्होंने जो है एक्सपेंस दिया जो भी शाह आलम सेकेंड या जो भी निज़ाम वगैरह को, लेकिन लोगों के बारे में भूल गए। ना ही उनके नवाब या निज़ाम को फर्क पड़ता था, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद जो डुअल गवर्नमेंट का जो कॉज हुआ, इसके कॉजेज बहुत खतरनाक थे। जैसे कि इसके बाद फेमीन जो आया वो बहुत ही बुरा हाल कर चुका था। जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चलिए मेरा प्रेजेंटेशन नहीं खुल रहा है, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अदीबा, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। नहीं, माइक को थोड़ा पास लाओ। अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बेटर। ओके। हेलो हेलो। Yes, Adiba, continue, please. एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन नहीं खुल रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। Okay, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो गया। इससे पहले आवाज आ रही थी मेरी? बीच में थोड़ा वॉइस कैप से वन नहीं आपकी आवाज आ रही थी। तो नेक्स्ट हूँ, पासिंग कर दें। हु इज नेक्स्ट? ओके ओके, चलिए। स्टार्टिंग में जो रॉबर्ट क्लाइव और क्या? शुजाउद्दौला। रिपीट, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर।
repeat? ओके रीवा, तो आपका आई थिंक तो कोई इश्यू चल रहा है। आपका कंक्लूड हो गया अभी के लिए? अगर अरीबा आपका नेटवर्क इश्यूज हो रहा है तो shall we continue to the next topic? Okay, okay. If Okay, Sophia asked to repeat Treaty of Allahabad between Robert Clive and Shujauddaulah. सो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में जो के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो थी कि शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपीस वॉर इंडेमनिटी देनी थी। जो बैटल ऑफ बक्सर में जो वॉर हुआ था, जो बैटल हुआ था जिसमें ये लोग हार चुके थे, उसका खर्च के वजह से वॉर इंडेमनिटी देनी थी 50 लाख रुपीस। और फिर जो इलाहाबाद और कारा की जो प्रोविंस थी वो मुगल एम्परर शाह आलम टू को देनी थी, इलाहाबाद और कारा की प्रोविंस। और बलवंत सिंह जो थे, जो मुगल ब्रिटिशर्स के साथ हो गए थे, जिनसे शुजाउद्दौला ने प्रोविंसेस जीती थी, उनको वापस देने को बोल दिया था। तो बलवंत सिंह की प्रोविंसेस वापस देनी थी, इलाहाबाद और कारा की प्रोविंस शाह आलम सेकंड को देनी थी, और 50 लाख रुपीस वॉर इंडेमनिटी देनी थी। Okay, thank you. ड्यूअल गवर्नमेंट का जो प्रेजेंटेशन था वो खुल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो आई विल शेयर द पीपीटी। मुझे अभी एक्सप्लेन करने में दिक्कत हुई क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स थे कंफ्यूज हो गई हैं। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें। हाँ, कैरी ऑन। Next topic is, I believe, Regulating Act by Adnan. हाँ, ओके। वॉइस क्लियर है मेरा? वॉइस क्लियर है मेरी? आ रही है क्या? हाँ प्लीज हाँ कोई हाँ बता हाँ। दें। Yes, आ रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पहले तो आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, बैकग्राउंड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैकग्राउंड ना दें तो आपको समझ नहीं आता कि चीज कहाँ से कहाँ आई है। तो स्टार्ट होती है कहानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। तो अब इसमें हम लोग पहले देखेंगे बैकग्राउंड एंड कॉजेस क्या क्या हुए थे, क्या बैकग्राउंड थे, क्या चीजें थी, कॉजेस थी जिसको लीड किया कि ये एक्ट बने, और आखिर प्रोविजंस क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट के। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या फेस किया गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या था, ये मैं थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाया जिससे आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उस वक्त क्या कंडीशन थी बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहते हैं रूल मतलब से चलाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये दो पार्ट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जितने भी मेजर डिसीजन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो था टर्म था वो सिर्फ 1 साल का था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 24 मेंबर थे। अब ये जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारी डे टू डे एक्टिविटी करते थे, छोटे मोटे काम से लेके हर बड़े काम तक यही सब करते थे। मतलब सबको कहते हैं सब चीज़ों को रेगुलेट, वो देखना कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हाई टॉप पावर पे यही थे।
पर ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको इलेक्ट कौन करता था? वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करते थे। और क्योंकि वो इलेक्ट करते थे तो आंसरेबल यही थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को। तो ऑब्वियस है, अगर उन्हें अगला इलेक्शन जीतना होता, अगले साल कहते हैं डालना होता था, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की जो भी बात कही थी उनको मानना पड़ता था। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे? वो कोई बंदा था जिसके पास शेयर हो अबव 500 पाउंड स्टॉक, ठीक है, और 10 उसको वोट करने की आजादी थी। यहां तक सबका क्लियर है क्या? यस। ओके। तो ये थे हालत बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन ये जो सिस्टम बना रखा है, इससे इशू क्या थी वो भी देखते हैं। अब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स समझ लिया, आप बिजनेसमैन थे, ठीक है, और इसका मतलब ये जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजन होंगे वो ऐसे बनाए जाएंगे कि वो बिजनेसमैन को फायदा करे। ये देखिए 500 पाउंड उस टाइम में काफी बड़ी अमाउंट थी, और जिसके पास भी शेयर अबव हो 500 पाउंड का वो वोट कर सकता है। इसका मतलब उसके पास चांस है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेयर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने वोट से। सही, अपने वोट से वो ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर सकता है जो उसके लिए काम करे। अब इस पे आते हैं अगली चीज, अगले सारे। अब क्या प्रॉब्लम ब्रिटिश जो थी फेस करी थी, ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, ठीक है। अच्छा, तो 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी से लेके टसल था, कहते हैं इंडिया में, कि कौन कंपनी को कंट्रोल करेगा, कौन उसकी मेयर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। ये शुरुआत से था। तो क्या हुआ, इंग्लिश ऑफिसर जो थे रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, वो ना वो प्रोहिबिशन को एवेट कर रहे थे, भाग रहे थे, मतलब छुपके से कर रहे थे प्राइवेट कॉमर्स पे। प्राइवेट कॉमर्स मतलब वो अपना बिजनेस भी चला रहे थे और साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काम भी कर रहे थे। अब अपना बिजनेस मतलब साइड में छोटा मोटा काम उन्होंने अपना बना रखा था, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्ट कमेटी बनाई, छोटे छोटे लोग एक दूसरे आके मिलते थे, और ये क्लाइव को असेस भी करते थे डिले डिसीजंस को डिले करने में, ठीक है। ये ऐसे डिसीजन जो इन इंग्लिश ऑफिसर्स के प्राइवेट कॉमर्स को हार्म कर सके, हर्ट कर सके, उनके साइड बिजनेस को जिससे वो पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसको रोक सके। तो ऐसे डिसीजन को डिले करते थे। फिर फाइनली 1765 में क्लाइव ने क्या किया, उसने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई ऑन क्वासी ऑफिशियल बेसिस। क्वासी ऑफिशियल बेसिस मतलब पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं थी, पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं थी, और ये थी कि हल्की फुल्की ऑफिशियल है। और ये था कि ये जो कमिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ ट्रेड थी, ये है, ये अपना प्रॉफिट जो शेयर करेगी बिटवीन कंपनी और कंपनी के हाई ऑफिशियल से, क्योंकि जो हाई ऑफिशियल थे वो उसके शेयर होल्डर्स थे। द ट्रेड वाज इन सॉल्ट, नमक, बिटल नट एंड टोबैको। ये शुरू हुई थी 1765 में और 1768 तक खत्म हो गई थी, ठीक है। याद रखिए 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि अभी तक हमें पता है कि इंग्लिश ऑफिसर जो थे, जो क्लाइव के अंडर थे, वो जो थे वो अपना साइड बिजनेस चला रहे थे, पैसा कमा रहे थे साइड बाय साइड, और अपनी अर्निंग तो अलग थी उनकी। और जो पैसा कमा भी रहे थे वो शेयर हो रहा था कंपनी में और कंपनी के हाई ऑफिसर्स में भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसे का सिस्टम जो है कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, अब कहते हैं ऑब्वियसली साइड बिजनेस करके उन लोग को फायदा भी हो रहा था क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे थे। साथ में साथ कंपनीज को, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते कंपनी में, उनको भी कुछ फायदा हो रहा था कि वो बिजनेस में थे, तो कहीं ना कहीं तो राब्ता हो जाता, तो इससे उनको ही फायदा हो रहा था। The exorbitant amount of money made by civil officer created jealousness amongst the army. अब देखो सिविल ऑफिसर इतना कमा रहे हैं, तो ये आर्मी के सोल्जर्स थे जो ब्रिटेन से आ रहे थे, उन्होंने कहा यार ये देखो ये लोग तो इतना कमा रहे हैं, हम क्यों इतना लड़ भड़ के जान भी दे रहे हैं और कमाई भी इतनी नहीं मिल रही है, और ये लोग साइड बाय बिजनेस भी कर रहे हैं, हम लोग साइड बिजनेस भी नहीं कर सकते थे।
तो क्या किया, डायरेक्टर्स ने विड्रू कर दिया द भट्टा और अलायंस हैव बीन पेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स बाय निजाम्स गवर्नमेंट बिकॉज इट वाज अ कॉस्ट ऑन कंपनीज रेवेन्यू। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने कहा शायद चुप करा सकते हैं इन्हें, कम करा सकते हैं इनकी, तो क्या कर रहे हो, एक काम करते हैं, भट्टा जो अलायंस दिया जाता था मिलिट्री ऑफिसर्स को, निजाम की गवर्नमेंट ये पैसे देती थी, उन्होंने कहा वो हटा दी। और क्या कि ये जो है ये कंपनी की रेवेन्यू को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी जैसा दीवा ने कहा कि असल में मामला ये था कि देखा जाए तो ब्रिटिश ही रूल कर रही थी और जो निजाम को एस्टैब्लिश पुट पावर में डाल रहे थे वो नाम का सिर्फ था। वैसे ही यहाँ पे बात है, तो वो कह रहे थे कि वो उसे पे कर रहे थे कहते हैं निजाम को, तो उन्होंने कहा बेटर है अगर वो वापस पैसा जो है आर्मी में नहीं आएगा तो वो पैसा हम उन्हें कम रेट से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम कर दिया। फिर 1760s में एक और ग्रुप था जो क्लाइव ने लीड किया था, और एक और था जो लॉरेंस सलिवन था, और इन दोनों में लड़ाई सी हो गई। लड़ाई एज इन फिजिकल लड़ाई नहीं, बल्कि ये कह कि इन दोनों में आर्ग्यूमेंट सी हो गई इसी चीज से रिलेटेड। तो ये दो अलग अलग फैक्शन बन गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस में। अब 1766 में जाकर जब ग्रांट ऑफ दीवानी हुई थी, जब बताया था, उसी में क्लाइव ने एश्योर किया कि डायरेक्टर्स को आपको ना एनुअल सरप्लस कहीं से भी मैं 1.65 मिलियन पाउंड्स का लाके दूंगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्यों इस पे एग्री कर रहे थे, क्योंकि एक तो उन्हें पैसा और मिल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और साथ में साथ जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो लोग जो हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमाएगी ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को भी होगा। इसी बात को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए आप थोड़ा सरप्लस ले लिए, और चार्ज ऑफ 400,000 पाउंड दे दिया उन्हें कंपनी को कि आप इसका इस्तेमाल कर लिया। अब ये 400,000 पाउंड का खर्चा होने के बाद भी प्राइवेट गेन्स कंपनी के सर्वेंट्स के बढ़ते गए, वो पैसा और कमाते गए, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट जो कंपनी का था वो नहीं बढ़ रहा था। अब क्यों, क्योंकि जो सिविल और मिलिट्री चार्जेस थे इंडिया में वो 2.7 मिलियन पाउंड से आगे जा रहे थे 1770 तक। और अभी हमने देखा था क्या कि इवन आर्मी को जो भट्टा अलाउंस मिलती थी वो भी उन्होंने हटा दी थी, तो कुछ ना कुछ तो पैसे देना पड़ता था ब्रिटिश को। इसकी वजह से हुआ ये कि कंपनी जो थी डेप्ट में चली गई, और 1772 में इतना हो गया था कि वो अपने क्रेडिटर्स को कोई पैसा नहीं दे सकती थी जिससे पैसा लिया था, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे पैसा लेते हैं, और ना ही कोई प्रॉफिट दे पा रही थी अपने शेयर होल्डर्स को। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स भी नाखुश, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाखुश हो गए, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स नाखुश हो गए। 1772 की बात है, अगले साल आने वाला है। अब जो था कि ये था कि जो इकलौता तरीका वो ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक लोन लिया जाए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑब्वियसली देख रही थी ये तो पैसा सिर्फ खा रही है, कहीं से बना रही है, इसका मतलब कोई चेंज लाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया अपनी कंपनी का, लंदन और इंडिया दोनों जगह पे, और अगर कर लेंगे तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग कर देंगे। और ये फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो लॉर्ड नॉट, तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने निकाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज, प्लीज कोई एक बता दें। एनीवन, कोई भी, कोई इश्यूज नहीं है। What is Betta? भट्टा एक अलायंस थी, जो अलायंस मतलब पैसे देते थे उनके खर्चे के लिए, और ये थी निजाम की गवर्नमेंट दे रही थी पहले, लेकिन अब जो थी वो अलायंस ही खत्म कर दी थी उन्होंने। भट्टा अलायंस ही फिनिश कर दी थी कि अब आपको देने की जरूरत नहीं है। और ये कहेगा कि ये जो है ये सिर्फ कंपनी के और रेवेन्यू को हर्ट कर रही है। आपका डाउट क्लियर हो गया? Yes. Okay, thank you.
और किसी और को कोई क्वेश्चन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Rathir Irshad, can you please switch off your camera? ओके. Thank you. अगर कोई वो हो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है तो प्लीज बता देगा, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरे सामने अभी पीपीटी है. ओके. तो अब आता है प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट आखिर कहता क्या था, ये भी समझ लेते हैं. अब पहली बात, इसने कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंग्लैंड में चेंज कर दिया. ठीक है. तो द टर्म ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले 1 साल था, अब 4 साल का हो गया था. और ये 24 डायरेक्टर से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 जो डायरेक्टर थे, उसमें से अब सिर्फ 6 इलेक्ट हो रहे थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से. ठीक है. वो भी इसलिए ताकि स्टेबिलिटी थोड़ा मेंटेन रहे और पॉलिसीज वैसी फॉलो की जाए. तो 24 से 6 बहुत फर्क आ गया. पहले 24 के 24 इलेक्ट करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, तो उन्हीं के फायदे में जो होता था वही इलेक्ट होता था. अब वो चीज खत्म हो गई, अब सिर्फ 6 करेंगे, विच इज 1/4. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के जो इन्फ्लुएंस था वो अब कम हो गया होगा. फिर नंबर ऑफ वोटर्स जो थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, वो भी कम कर दिए थे. पहले ये थे 500 पाउंड से बड़ा कोई भी बंदा वोट कर सकता है, जिसका 500 पाउंड से ज्यादा स्टॉक है ईस्ट इंडिया कंपनी में. तो आप समझ सकते हैं कि जो अमीर थे उन लोग ज्यादा वोट, और इवन जो गरीब भी थे, जिन लोग कम पैसे थे, उनके भी फिर भी वोट रहता था. तो कंपनी जो थी अपने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ब्रिटेन के लिए नहीं, बल्कि इन जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है उनके मुनाफे के लिए सोचती थी उस वक्त. लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये चीज बदल गई. अब जो था वो ये था, अगर आपको अगर आपको एक वोट चाहिए तो आपका मिनिमम स्टॉक जो हो शेयर होल्डर का हो वो होना चाहिए मोर देन 1000 पाउंड्स. तभी उन्हें वोट का टाइटल मिलता था कि आप वोट कर सकते हैं. 500 से 1000 पाउंड, समझ लिए कितना फर्क आ गया. और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो थे, जो मतलब यही 1000 पाउंड वाले, वो 1000 पाउंड वाले नहीं, सॉरी, पहले जो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, वो थे 1246 इन नंबर. और इन सबको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था, हटा दिया गया था. और जिसके पास 1000 पाउंड का स्टॉक था उसे 1 वोट मिला. लेकिन जिसके पास 10,000 पाउंड से ज्यादा स्टॉक था उसे 4 वोट मिले. ये थे जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड में फर्क हुआ था. ठीक है. तो अब हम समझ गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कैसे चेंज हो गए. यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं. ठीक है. अब आता है आगे, रिगार्डिंग द प्रोविजन रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अब ये था कि प्रोविजंस इंडिया के गवर्नमेंट में क्या फर्क हुआ, ये तो हमने पढ़ लिया. ये तो हमने पहले भी देखा था इस वाले में, कैसे ये चीज अब चेंज हो गई. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी मैं एक और आपको दिखाऊंगा माइंड मैप, जिससे आप समझ जाएंगे कि चेंजेस क्या आई थी. कहते हैं वहां पर ब्रिटेन में, ब्रिटिश कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. अब इंडिया में क्या फर्क आया था. अब पहले गवर्नर होता था बंगाल में, अब जो था गवर्नर जनरल था. और ये गवर्नर जनरल जो था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था. गवर्नर जो मद्रास में थे, गवर्नर जो बॉम्बे में थे, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ये गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल जो था वो कलकत्ता में, उन्हें ओबे करना था ऑर्डर्स. किससे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट. उनको अपने ऑर्डर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट मिलते थे. और ये जो अथॉरिटीज ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो थी, जो एक्चुअली सबऑर्डिनेट थी, नीचे थी कलकत्ता वाले की, उनके कंटेक्स्ट में वॉर और रिलेशन विद इंडियन प्रिंसेस ऑफ पावर्स, जो भी आपको वॉर करना हो या रिलेशन कुछ बनाना हो किसी इंडियन स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से और उनके पावर से, तो उससे रिलेटेड अब उनको कोर्ट ऑफ ये गवर्नर जनरल से सारी उसकी वो लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी. और जितनी भी इंफॉर्मेशन है
गवर्नमेंट रेवेन्यू से लेके उसके इंटरेस्ट तक वो सब ट्रांसमिट होनी चाहिए कैलकाटा तक सब पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे मैटर्स में सिर्फ गवर्नर जनरल काउंसिल को छोड़ के और कोई पावर नहीं थी जो इन दो प्रेसिडेंसीज को आगे बढ़ा सकती थी या बोल रही थी कि आप करना जो चाहो आप कर लो, या ये करना चाहो तो आप कर लो। ठीक है, अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने नाम दिए गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर काउंसिल को। ठीक है, और उन सबको 5 साल दिए टर्म, मतलब 5 साल के लिए चेंज नहीं होते थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस वक्त गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लेफ्टिनेंट जनरल क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बावेल एंड फिलिप फ्रांसिस वर टू बी द काउंसिल। उन्हें काउंसिल मेंबर्स बना दिया गया। फिर एक बार वो टर्म कंप्लीट हो जाए ऑफिस होल्डर्स का, इन लोग का, तो फिर इनका राइट ऑफ अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल और मेंबर ऑफ काउंसिल वाज टू वेस्ट विद द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन लोगों का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, कंप्लीट कर लिया ना अपना टर्म, और ये लेफ्टिनेंट जनरल क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बावेल, फिलिप फ्रांसिस, इन सब का टर्म कंप्लीट हो गया। तो मेंबर्स ऑफ काउंसिल, वो सॉरी मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग अपॉइंट करते थे, और ये काउंसिल था तो ये डिसाइड करता था कि मेजॉरिटी से कि कौन गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, एक सॉरी ये काउंसिल मेंबर्स जो थे ये डिसाइड करते थे किसी भी चीज पे जिसमें से मेजॉरिटी वोट होना चाहिए था पूरे काउंसिल में, और गवर्नर जनरल का तभी वोट होता था जब इक्वल डिवीजन होती थी। ठीक है, अब 4 मेंबर काउंसिल है, 4 लोग हैं, सपोज है 2 ने एक चीज बोली, 2 ने दूसरी चीज बोली। अब फाइनल डिसीजन जो था वो गवर्नर जनरल का होता था कि पहली चीज को एग्री करवाएं या दूसरी चीज को एग्री करवाएं, अगर ऐसा कोई होता था। पर अगर मेजॉरिटी हो जाती है, मान लीजिए 3 ने एक चीज कही, 1 ने दूसरी चीज कही, तो फिर ऐसे केस में तो फिर वो कहते हैं जो मेजॉरिटी थी उसी के साथ जाते थे, गवर्नर जनरल से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर आधा जुडिशियल सिस्टम था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का, वो ऐसे था, वो उन्होंने एक्ट में जुडिशियल सिस्टम प्लेस किया था। अब उसने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें जजेस जो थे वो इंग्लैंड या आयरलैंड में 5 ईयर का उन्हें एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा, उसके बाद ही वो अपॉइंट होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ताकि वो डिस्पेंस कर सके जस्टिस, ताकि वो जस्टिस इंश्योर कर सके कैलकाटा में। ठीक है, और ये जो जस्टिस होगी ये कहाँ कहाँ के लिए एप्लीकेबल होगी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और ये सिस्टम जो था सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए नहीं, मतलब जो लोग ब्रिटिश नेशनैलिटी के और वहां रह रहे हैं उनके लिए नहीं, बल्कि इंडियंस के लिए भी था। लेकिन ये सिस्टम था, उसमें पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बना दिए गए थे, मतलब 2 अलग अलग सिस्टम जो साथ चलते रहते थे लेकिन थे अलग अलग। यहाँ तक कोई डाउट? Will you please repeat the judicial system that was going to be followed in India? यही लास्ट पॉइंट जो है आपका। अच्छा, तो हुआ ये कि हाँ, ये जस्टिस थी जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो रहा था, मैंने कहा कि ये जस्टिस डिलीवर करेगा, मतलब कोर्ट किसी से हैंडल करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कौन कौन से शहरों के लिए, कैलकाटा के लिए, कैलकाटा में ये होगा, और उन सब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए करेगा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर ये सिस्टम जो था उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया था नॉन ब्राइटन्स की तरफ, मतलब नॉन ब्रिटिशर्स की तरफ, नॉन ब्रिटिश की तरफ, और इस तरह से इंडियंस के लिए भी 2 पैरेलल जुडिशियल सिस्टम हो गए थे। कोई मुझे बता सकता है कि ये 2 पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कहाँ कौन कौन से थे? कोई है? कोई भी? पेपर्स आ रहे हैं अब तो रिवाइज होना चाहिए था।
बता सकता है मुझे ये दो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स कौन कौन से थे? अच्छा चलिए, ये दो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स अभी ये इस तरह फॉर्म हुए थे जिस तरह से आज के आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, उसी बेसिस फॉर्म हुए थे। बिल्कुल सेम नहीं थे ऑब्वियसली, बहुत चेंजेस थी उनमें, बहुत अलग थे, लेकिन हाँ उस तरह के फॉर्म हुए थे, उस सिस्टम को रेप्लिकेट करने के लिए बने थे। लेकिन अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस के लिए सेटअप नहीं हुई थी, ये याद रखिएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा था। फिर पावर जो थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, और काउंसिल जो था वो रेगुलेशन फ्रेम करता था। ये जो गवर्नर जनरल की पावर थी, काउंसिल रेगुलेशन फॉर्म करता था, और ये सब रजिस्टर्ड किसके साथ करना था? सुप्रीम कोर्ट के साथ रजिस्टर करना था। और ये जो था सब्जेक्ट डिसअलाउड हो जाएगा अगर किंग विद इन 2 years ऑफ देयर प्रोमलगेशन। इसका मतलब जो है वो ये है कि एक बार जो कोई गवर्नर जनरल और काउंसिल मिला के डिसीजन ले रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ रजिस्टर पहले बात कर दिया उन्होंने, और फिर उस सब्जेक्ट को डिसअलाउ कर दिया गया था, ठीक है, बाय द किंग। किंग की पावर से ये हो गया था, और विद इन 2 years ऑफ प्रोमलगेशन। कोई जानता है प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है? नो। नो? अच्छा, तो प्रोमलगेशन का मतलब होता है हाँ फॉर्मेशन एक तरह से, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह का एक लॉ बना दिया गया था, जो पावर जो थी वो इस बॉडी को दे रहा था। कौन सी बॉडी? गवर्नर जनरल और काउंसिल की। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या आता है? एक ऑब्लिगेशन लेकर दी गई सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को। अब ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्लिगेशन क्या थी? ऑब्लिगेशन एक तरह से समझ ले एक रिक्वेस्ट होती है, बट एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है जो आपको फॉलो करनी है, आपसे एडवाइस है कि आप फॉलो करें। तो ये ऑब्लिगेशन जो थी वो कंपनी के सर्वेंट से कह था कि आप जो है कोशिश करें कि आप कोई गिफ्ट ना लें, कोई अपना प्राइवेट कॉमर्स ना लें, वरना आपका ये जो काम है वो कंसिडर हम करेंगे एज एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट। हम ये कंसिडर करेंगे कि आपने जो किया है वो इस एक्ट की बात नहीं मानी है और उसके अगेंस्ट गए हैं बल्कि। और ऑब्वियसली जो भी कंपनी सर्वेंट करता है वो क्या क्या खोता, वो अपनी पोस्ट खोता, उसे बेटे बाहर भेज जाता, तो जो कुछ कमाया था वो भी नहीं कमा पाता। क्या यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके, आई डोंट थिंक कोई डाउट है। यार आप लोग तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो, हम तो रहते परेशान कर रहे टीचर को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, प्रोमलगेशन जो होता है स्प्रेडिंग होता है, स्प्रेडिंग बिलीफ्स, ठीक है, याद रखिएगा। प्रॉपर डेफिनेशन ये स्प्रेडिंग बिलीफ्स और आइडियाज अमंग लॉट ऑफ पीपल। ओके, अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद क्या हुआ? जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये रिगार्डिंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लैंड, इस इतने बड़े पैराग्राफ को मैंने एक डायग्राम में कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया। तब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वहां कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, यहाँ भी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है। फर्क ये अब बस पहले जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते थे, कौन? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आंसरेबल किसके लिए थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से आंसरेबल थे। अब जो था 6 out of 24 सिर्फ इलेक्ट होते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से, और आंसरेबल तो अभी भी थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, लेकिन उतना नहीं थे। अब पहले था टर्म 1 साल था, 24 मेंबर थे। अभी भी टर्म 1 साल, अब टर्म 4 साल होगा, लेकिन मेंबर से 24 ही हैं। तब भी डे टू डे एक्टिविटी वो कंडक्ट करते थे वेरियस कमिटीज के थ्रू, अब भी वही करते हैं। फर्क क्या हुआ? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में सबसे बड़ा फर्क आया।
कि वही जिसके पास 1000 पाउंड से ज्यादा अब स्टॉक था उसे 1 वोट, पुराने 1246 वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करा दिया था, उनको हटा दिया गया था, और जिसके पास 10,000 पाउंड है या उससे ज्यादा है तो उनको 4 वोट मिलते थे। ये कॉन्सिक्वेंस हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 2023 का ब्रिटिश लेवल पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लेवल पे बल्कि। अब क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली कोई भी रूल बनता है, कभी भी कुछ कहो तो कोई ना कोई तो आपको सुनाई देता है, कभी ना कोई तो उसके अगेंस्ट बोलता है। जिंदगी के अल्लाह ने निजाम ही ऐसा कुछ बनाया है। उसी हिसाब से इस लॉ इसको भी क्रिटिसिज्म मिला। सपोर्टर्स कंपनी की जो थे वो खुश नहीं थे कि जो मेजर सेक्शन शेयर होल्डर्स का, ज्यादातर लोग तो 500 पाउंड से कम की उन्होंने 500 पाउंड से ज्यादा का बस ले रखा था, मिनिमम ले रखा था, स्टॉक होल्ड करते थे वो। तो वो लोग खुश नहीं, बहुत परेशान हो गए कि इतने सारे सेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स को क्यों हटा दिया गया। फिर कंपनी का क्रिटिक थे ना, क्रिटिसाइज किया कि ये तो था, ये फिर भी इतना आगे नहीं गया, और अभी भी जो पावर थी हाईएस्ट पोस्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की थी। ठीक है, अब बोलेंगे आप सुनिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से क्या इशू, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी तो किसी तरीके से इलेक्ट होते थे, और उनके इलेक्शन प्रोसेस में भी ऐसा था, जो लोग पावरफुल थे, जो लोग इन्फ्लुएंशियल थे, वो लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अभी भी इलेक्ट करवा सकते थे, क्योंकि अभी 6 से 24 तो हो गए, सिर्फ 6 डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं 18 वो कैसे होते हैं। उसके लिए ये थी क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अगेंस्ट, और यहाँ पे खत्म हो जाती है बात। अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कोई डाउट है क्या, कोई डाउट आप लोग को, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर आप लोग का क्लियर हो गया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट, हम अब नेक्स्ट जो है वो कहते हैं आएंगी। Hello. हेलो जी, Hello. Sir, I have just a query. जी प्लीज According पूछें। to Regulating Act of 1773, the यस position of Governor General was formation हुआ उसका, उस पोस्ट को establish किया गया जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जी, बंगाल। देखिए उस वक्त पूरे इंडिया पे उन लोग का रूल नहीं हुआ था, ओके और इसका मतलब ये है हाँ हाँ गवर्नर जनरल का इंडिया पे नहीं होता, तो एक तरह से वो बने थे बंगाल के ही, कि ऑलरेडी गवर्नर गवर्नर थे उसके कहते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के और बंगाल के, बंगाल मद्रास के, सॉरी मद्रास के। ठीक है, ओके और इनको जो किया गया था इन्हें बंगाल में किया था, कलकत्ता में। ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस वारेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जी, बट बेटर रहेगा अगर आप सिर्फ गवर्नर जनरल कहें, कि उस वक्त पोस्ट क्लियर नहीं थी एक तरह से। अब देखिए सबऑर्डिनेट थे गवर्नर्स जो थे मद्रास के और बॉम्बे के, वो सबऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल के, मतलब उनके नीचे थे। ओके ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, वो सबऑर्डिनेट थे, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा गया गवर्नर जनरल वो इंडिया के थे। इसलिए आप बेटर रहेगा कि आप उन्हें सिर्फ गवर्नर जनरल से एड्रेस करें इस पॉइंट तक, आफ्टर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1783। ओके, और कोई डाउट? और कोई डाउट है आपके पास, आप लोग के पास? प्लीज आराम से फ्री होके आप पूछ सकते हैं टॉपिक्स रिलेटेड, कोई डाउट? चलिए, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम मेहरीन को देंगे। मेहरीन प्लीज आप अपने नेक्स्ट टॉपिक साथ कंटिन्यू करें।
अनीजा Thank का you. है। महरीन का है। आई गेस महरीन को नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू करें एक अनीजा। मिनट, महरीन से कॉल करके मैं पूछ लेती हूँ कि अगर ओके, ठीक है, तो आप कॉल करके पूछें, तब तक मैं देखता हूँ। आई गेस महरीन ज्वाइंड। महरीन मेरी महरीन नेक्स्ट कर दिया। अभी कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, देखिए थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। और कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज हमें बता दें। एक चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ओके, महरीन ओके, कोई इशू चल रहा है, आई थिंक सो, मे बी नेटवर्क इशू हो। तब तक अगर आपके पास कोई डाउट्स हो प्लीज आप बोलिए, तब तक हम इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। आई होप रेगुलेटिंग एक्ट आपका क्लियर हो गया हो, कोई डाउट्स नहीं रहा हो। और क्या कहते हैं, काफी सिंपल टॉपिक ही देखा जाए, लेकिन काफी इंस्ट्रूमेंटल है ये। कि यहाँ हम पहली बार फॉर्मेशन देखते हैं गवर्नर जनरल का, काउंसिल मेंबर्स का, और साथ में हम देखते हैं कि एक जस्टिस के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का शुरुआती दौर है यहाँ पे इंडिया के, जो शुरू हुई कैलकाटा के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ रूल्स सब्जेक्ट्स बिल्ड सब्जेक्ट्स को देखती थी। कहाँ के? बिहार के और कैलकाटा के, और एक और एरिया था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, पीपीटी में था। तो इन एरियाज को देखती थी। उड़ीसा। उड़ीसा, राइट। तो इन एरियाज को देखती थी, इन एरियाज को कहते हैं वहां के लिए जस्टिस के लिए डिपेंडेंट थी। बाकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की अलग बात थी बिल्कुल, रिगार्डिंग जस्टिस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन का होना। ओके, वन सेक। फर्स्ट ईयर्स आप लोगों के एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? 22 जून। और कब तक चल रहे हैं? उसकी कोई डेट नहीं है। अच्छा, ओके, अनीजा आप शायद कंटिन्यू करें अगर। महरीन फिर नेक्स्ट टॉपिक आके। हाँ, ओके, जहर आलम। ओके, महरीन फिर नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है। ओके, ठीक है। बट कंफर्म नहीं। अच्छा, मैरी ज्वाइन हो गई है। मैरी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनीजा नेक्स्ट आप हैं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ प्लीज। ओके एवरीवन, थैंक यू। अनीजा कंटिन्यू करेंगे। महरीन हेलो।
हाँ मैरी। हेलो गाइस, मैं अनीजा अख्तर। आज मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी ऑन द टॉपिक ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्चुअल में क्या था? ये इंडिया, जो ब्रिटिश आके इंडिया में खुद को बसाए थे, वो इंडिया के सारे रिसोर्सेज और वेल्थ को इंडिया से ले जाके अपने इंग्लैंड में, अपने मेनलैंड में इंग्लैंड के डेवलपमेंट के पे खर्च करते थे। ये एक टर्म है जिसे दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल में सबसे पहले कॉइन किया था। दादा भाई वॉज एन इकोनॉमिस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। और अन ब्रिटिश रूल से उनका मतलब ये था यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा खुद को बोलते थे कि दे वर वेरी सोफिस्टिकेटेड, है ना। वो लोग काफी तरीके वाले लोग हैं। पर जो उन लोगों ने इंडिया के साथ किया, जितना एक्सप्लॉइट उन्होंने इंडिया को किया, दैट वाज नॉट सोफिस्टिकेटेड, राइट। तो दैट्स व्हाई द टाइटल पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बेसिक आइडिया इसका ये है कि जब मुगल के पीरियड, वी ऑल नो कि मुगल पीरियड में इंडिया सबसे ज्यादा फ्लरिश किया था। मुगल पीरियड में इंडिया कंट्रीब्यूटेड 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। 25 मतलब वन वन फोर्थ ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी। लेकिन वो घटते 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 1900s में 2% हो गया, और अब तो खैर। और उस वक्त इंडियंस सिर्फ दो टाइप के सेटलर्स को जानते थे। एक पहला तो जो था वो था इन्वेडर्स, है ना, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये लोग इंडिया स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। हेलो, हेलो। प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही है। But it's visible to us. शो हो रही है। या हमें भी हो रही है। इट इज विजिबल टू एवरीवन। नो हमें नहीं। हमें नो नहीं हो नो। रही है। अनीजा, कोई इशू है? मेरे डिवाइस में भी नहीं दिख रही है प्रेजेंटेशन। अब शेयर हुआ हाँ, स्क्रीन दिख हाँ। रही है। सबको? हाँ, विजिबल टू एवरीवन? जी। यस। हाँ। तो हाँ, तो इंडियंस उस वक्त सिर्फ दो टाइप के जानते थे। पहला तो था इन्वेडर, जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, वो लोग आते थे इंडिया पे, अटैक करते थे, लूटते थे और चले जाते थे। दूसरे टाइप आते थे जो सेटलर्स होते थे, है ना, जैसे मुगल एम्पायर हो गया, दिल्ली सल्तनत के लोग हो गए, स्लेव डायनेस्टी हो गया। तो वो लोग आए, बाहर से आए, लेकिन इंडिया में आके सेटल हुए और इंडिया को प्रॉस्पर किया, है ना। लेकिन ये उस वक्त इंडियंस कॉलोनाइजर्स से वाकिफ नहीं थे। तो ये ब्रिटिश जो थे वो कॉलोनाइजर्स थे, वो इंडिया में आए, इंडिया का मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उससे जितना भी प्रॉफिट हुआ वो उन्होंने अपने मेन लैंड में भेजा, अपने मेन लैंड के डेवलपमेंट के लिए। उस वक्त काफी सारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, महादेव, एम जी राणा डे, आर सी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, काफी इकोनॉमिस्ट थे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ
इकोनॉमिस्ट नेशनलिज्म वाज द फर्स्ट नेशनलिज्म जो इंडिया में एज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म उठा, है ना। लोग खुद को एक एज अ कंट्री देखने लगे। पहले तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा सक्सेसर स्टेट्स में लोग अपने आप को अवध और बंगाल और इन सारे हिस्सों में बांट के रखे थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग एक नेशन की तरफ चलना शुरू कर रहे थे। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज द फर्स्ट नेशनलिज्म जो कि इंडिया में शुरू हुआ। तो दादा भाई का कहना ये था कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया के सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं और उसको अपने मेनलैंड में खर्च कर रहे हैं, अपने मेनलैंड के डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। और दादा भाई ने क्योंकि सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉइन किया था, तो उन्होंने हर जगह इसे प्रोपोगेट किया, हर जगह बताया लोगों की कि आप आपस में लड़ना छोड़ के ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाएं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन, ये इस ड्रेन का दो पार्ट था, एक ऑफिशियल ड्रेन, एक प्राइवेट ड्रेन। ऑफिशियल ड्रेन, इसमें टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स थे, है ना, जो कि वो डिफरेंट स्टेट से वो एक्सट्रैक्ट करते थे। जितने भी इंडियन किंग प्रिंसेस जो भी उनको गिफ्ट करते थे, जो भी लैंड उनको गिफ्ट करते थे, पैसे गिफ्ट करते थे, जैसे तो ये सारे चीजें ऑफिशियल ड्रेन की पार्ट हो गई। ऑफिशियल ड्रेन में होम चार्जेस का, बेसिकली उसे होम चार्ज, 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है ऑफिशियल ट्रेन, 5। इसमें से आता है आपका होम चार्जेस, आपके रेलवे, आपका सिविल चार्जेस, आपका मिलिट्री चार्जेस और आपका स्टोर्स। ठीक है। और एक साल में ही होम चार्जेस अमाउंटेड ₹24.3 करोड़, मतलब इंडिया से एक साल में 24.3 करोड़ इंग्लैंड गया, जो कि उस वक्त के टाइम के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट है। ये तो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है। पर प्राइवेट ड्रेन एक और इसका पार्ट होता है प्राइवेट ड्रेन। प्राइवेट ड्रेन में जो भी जो ऑफिशियल्स होते थे उन्हें जो भी वो ब्राइब मिलता था, है ना, जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे ब्राइब के नाम पे, जो भी वो एक्सटॉर्शंस करते थे, जो भी वो मांगते थे लोकल ट्रेड से या फिर किंग से, जो कि पेपर्स पे लिखा हुआ नहीं है, वो प्राइवेट ड्रेन का पार्ट था। अब ये जो ड्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मर्केंटलिस्ट फेज, दूसरा इंडस्ट्रियल फेज, तीसरा फाइनेंशियल फेज। अभी आप लोगों को बस मर्केंटलिस्ट और इंडस्ट्रियल फेज पढ़ना है। तो मर्केंटलिस्ट फेज था, ये फर्स्ट फेज था, विच वाज बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1757 टू 1830। तो इसमें क्या करते थे ब्रिटिश, जो भी उन्हें इंडिया से टैक्स और ट्रिब्यूट्स मिलता था, है ना, जितना भी लोकल गवर्नमेंट उन्हें देती थी, तो वो उस पैसे से इंडियन गुड्स खरीदते थे, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, है ना, वो स्पाइसेस वगैरह खरीदते थे लोअर प्राइस पे ऑब्वियसली, और उसको फॉरेन में एक्सपोर्ट करते थे, और वो भी हाई रेट पे। और उससे जितना भी उनको प्रॉफिट मिलता था वो अपने होमलैंड ब्रिटेन में भेज देते थे। तो इसमें तो ये हुआ कि ब्रिटेन को तो बिल्कुल खर्चा हुआ ही नहीं। इंडिया का पैसा, इंडिया का टैक्स एंड ट्रिब्यूट से वो इंडिया का ही गुड्स खरीदे और उसको बाहर बेच दिया हाई प्राइसेस पे, और जो प्रॉफिट है वो उनके मेनलैंड में चला गया। इंडियन इकोनॉमी तो क्रश हो गया ना, which automatically led to India having poor economy। ये सबसे पहले टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स आए, उससे इंडियन गुड्स खरीदा ब्रिटिशर्स ने, एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स, प्रॉफिट बनाया उससे, और उसको उस प्रॉफिट को ब्रिटेन भेज दिया। ये आपका एक वी सेड एक फ्लो है ना। अब आता है आपका इंडस्ट्रियल फेज। ये था 1813 से 1858 तक। ठीक है। तो अब ब्रिटिश क्या करने लगे, ब्रिटिश जितना भी रॉ मटेरियल था वो इंडिया से खरीदने लगे एट वेरी लो प्राइस।
रॉ मटेरियल में आपका कॉटन हो गया, आपका ये सारी चीजें हो गई, तो वो लोग इंडिया से खरीदने लगे और वो लोग इंग्लैंड में भेजने लगे रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई थी उस वक्त तक इंग्लैंड में। तो ये सारी चीजें वो वहां भेजे, वहां के इंडस्ट्रीज ने उसे प्रोसेस किया, वो वापस इंडिया लेके आए और उसको हाई प्राइस पे बेचा। तो ये दूसरे टाइप का एक्सप्लॉइटेशन भी था, क्योंकि वो इंडियंस को फोर्स करते थे, इंडियन पेजेंट्स को फोर्स करते थे रॉ मटेरियल्स को उगाने के लिए, जैसे कि कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिगो के बाद जो सॉइल जो होता है वो अपना न्यूट्रिएंट्स लूज कर देता था, लेकिन फिर भी इंडियंस को अब फोर्स करते थे कि आप ये रॉ मटेरियल्स उगाइए ताकि हमारे इंडस्ट्रीज में ये सारे फिड हो और हमें प्रॉफिट मिले। और रॉ मटेरियल जब ये खरीदते थे इंडियन से, तो इंडियंस को बहुत कम पैसे में खरीदते थे वो, क्योंकि उस वक्त इंडियंस नहीं डिसाइड करते थे कि उस रॉ मटेरियल का प्राइस क्या होगा। इट वाज द ब्रिटिश मोनोपोली, राइट। तो ये हो गया आपका दो फेज, मर्केंटलिस्ट फेज और इंडस्ट्रियल फेज। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए। पहला इफेक्ट हुआ ट्रांसफर ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, है ना, वो सब अब ब्रिटेन जाने लगे। कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइसेस हो गया। ह्यूज पब्लिक डेट, सेकेंड वाज द ह्यूज पब्लिक डेट। अब इंडियंस जो थे वो काफी डेट में थे, बिकॉज उनके पास अब उतना पैसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर नॉट पेइंग देम वेल। तो दिस लेड टू द डिक्लाइनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर आ गया पॉवर्टी। पॉवर्टी ऑब्वियसली, क्योंकि पहले बताया कि इंडियंस को इंडियंस को अच्छे से पे नहीं करते थे। तो जैसे कि मुगल्स के टाइम पे इंडियन जितना फ्लरिश कर रहा था, अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लगा, इंडिया बहुत पुअर हो गया। फिर आ गया आपका इंडस्ट्रियल रिटार्डेशन, क्योंकि इंडिया में भी उस वक्त तक इंडस्ट्रीज थी, पर अब वो उतना फ्लरिश नहीं Anita, कर your रही voice थी। is not audible. हेलो, हेलो। Yes, you are audible. इंडस्ट्रियल रिटार्डेशन, इसमें ये हुआ कि इंडिया में भी जितनी भी इंडस्ट्रीज उस वक्त थी, इस्टेब्लिश थी, तो उसको भी कोई कुछ बेहतर नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि ब्रिटिश सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में ले जाते थे। तो इंडिया डिड नॉट डेवलप्ड एज अ इंडस्ट्रियल स्टेट उस वक्त। फिर लास्ट आ गया हमारा लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टिसंस। इंडस्ट्रीज मशीनरी के आने की वजह से आर्टिसंस जो थे वो लोग अपना जो भी उनका कला था वो लूज कर रहे थे, क्योंकि मशीन ऑब्वियसली जल्दी सारे काम कर सकता था। जहाँ पे एक आर्टिस्ट एक टाइम पे एक बनाता, उतने देर में मशीन 5 बना देता, है ना। और सिंस वी नो कि इंडिया में आर्टिशंस जो लोकल आर्टिशंस थे ये बहुत बहुत फ्लरिश करते थे पहले, और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम आर्टिशंस का यही था कि वो खुद से बना के अपने हाथों से बना के वो बेचते थे। लेकिन इंडस्ट्रीज के आने की वजह से ये भी अब खत्म हो गया। तो I guess this is the end of the slide. Will you किस please show the flow chart once again? Like, will you repeat? वो टैक्स एंड ट्रिब्यूट होता है, फिर इंडियन गुड्स को बाय करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद उसके बाद उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो उस प्रॉफिट को ब्रिटेन बेचते हैं। मरियम, डिड यू गेट दैट, या मैं रिपीट करूं? ये थैंक यू। नहीं समझ आ गया। और वो 5 पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल ड्रीम
वो क्या था? होम मैंने चार्जेस, रेलवे, मिलिट्री, होम चार्जेस, रेलवे, मिलिट्री, सिविल चार्जेस एंड स्टोर। स्टोर, स्टोर स्टोर, STOR, होम स्टोर। चार्जेस एंड सिविल चार्जेस क्या है? Yeah, please repeat the home charges. आई एम सॉरी, पर मैंने उसे ढंग से अभी खुद क्लियर नहीं किया, बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स है, तो मेरे पास उसके नोट्स हैं। आई शैल फॉरवर्ड इट टू यू। Okay. ओके। होम चार्जेस वो एक्सपेंसेस थे जो इंडियंस को डायरेक्टली देना होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, एक जी। ऑफिशियल रैंक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो लंदन में थे ना, तो इंडियंस डायरेक्टली कैसे देते हैं? एक मिनट, मैं इंडियंस को वहाँ की ऑफिस को मतलब पे करना होता था। इंडियंस वर रिस्पॉन्सिबल टू पे देम। इंडिया को वो लोग के चार्जेस देने होते थे। मतलब ये था ना कि जो ऑफिस वो सेटअप कर रहे हैं वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए, वो तो यही शो करते थे। तो जब अब आप इंडिया के लिए कर रहे हो तो इंडिया को उसको पेमेंट करनी है। एंड सिविल चार्जेस? हेलो हेलो, हेलो। Yes. नहीं सर, कंटिन्यू ऑडिबल? सर। या ऑडिबल। तो हाँ, सिविल चार्जेस, होम चार्जेस मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। The part of the payments made directly by the British government in India to the Secretary of State for India in London bore the designation of home charges। मतलब कि जो पेमेंट डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, इस पेमेंट का नाम होम चार्जेस था। इज इट क्लियर, या मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो हेलो। या रिपीट इट वंस। हाँ, जो पेमेंट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी लंदन में, उसे हम होम चार्जेस कहते थे। ठीक है, और ये जो पेमेंट है वो ब्रिटिश में जाता था, और वो ऑफिशियली इंडियन पे ही खर्च करने के लिए डेजिग्नेटेड था। ठीक है, ऑफिशियल ये था कि इंडिया पे करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो पैसे इंडियंस पे खर्च करेंगे इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। राइट, इसे हम होम चार्जेस कहते थे। ओके। अब सिविल चार्ज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देते थे शायद, जो लंदन में था। हाँ, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। Anisa, हाँ, someone is asking to repeat the name of phases. मर्केंटलिस्ट फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज। ओके, सिविल चार्जेस मैं आपको बता दूं, सिविल चार्जेस क्या होता है। ये जो भी ब्रिटिश का जो स्टाफ सर्विसिंग होता है, जो भी ब्रिटिश इंडिया में अपने स्टाफ अपॉइंट करते थे, तो इनका जो भी पेमेंट होता था वो इंडियंस के थ्रू ही होता था। मतलब ठीक है, उनकी सैलरीज वगैरह? हाँ, जो भी सैलरीज थी, जो भी ऑफिशियल्स वो लोग इंडिया में अपॉइंट करते थे, तो ये सारे सिविल चार्जेस के अंडर आते थे। इसमें आपका पेंशन भी आ जाता था। जो लोग इंडिया में रह के, इंडिया में ऑफिस का पोजीशन होल्ड करके वापस ब्रिटेन जाते थे, तो उनको पेंशन भी मिलता था। जो पेंशन भी मिलता था वो भी इंडियन के सिविल चार्जेस के अंडर से ही मिलता था। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मिलिट्री चार्जेस वो हुआ जो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर जो थे वो खर्च करने पे
जो भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो मिलिट्री चार्जेस के अंडर आ गया। फिर आपका जो रेलवेज था, वो जितने भी जब रेलवेज ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके डेवलपमेंट के लिए है, तो इस पे तो आपको ही खर्च करना पड़ेगा। तो इसके इस वजह से उन लोगों ने इंडियन से ही पैसे ड्रेन किए कि ताकि हम हर जगह ले कर सके आपका रेलवे ट्रैक, तो ये रेलवेज में चला गया। और जो स्टोर्स था वो ये था कि ब्रिटिश इंडियन से टैक्सेस लेते थे, ये कह के कि इसे हम फ्यूचर में किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए हमें टैक्सेस दो ताकि हम फ्यूचर में आपके डेवलपमेंट के लिए अभी से पैसे स्टोर कर सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यू पीपल ओनली। हेलो, या इट्स क्लियर। पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगी, और ये एक फिगर है, मतलब किस जैसे सिविल चार्जेस में और मिलिट्री चार्जेस में कितने कितने करोड़ एक साल में हुए, वो एक चार्ट है मेरे पास, तो वो भी मैं इसके साथ पिन करके शेयर कर दूंगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? No, clear. नो इट्स थैंक क्लियर। यू। तो shall we continue with the next topic? Yes. तो अनीता, आई बिलीव नेक्स्ट टॉपिक मेरा है। हाँ हाँ बिलाल प्लीज। तो पहले मैं अपने को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं इंटरिम कंटेंट हेड हूँ हिस्ट्री सोसाइटी का। और आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है आपका एंग्लो मराठा वॉर। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ हाँ बिलाल। तो जैसे का नाम, इसका नाम है एंग्लो मराठा वॉर, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये वॉर किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स के बीच में और आपके मराठास के बीच में। तो मेनली तीन वॉर्स हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर्स। तो उनके क्या है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसका टाइम पीरियड है आपका 1775 से 1782 तक। फिर आपका आता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हुआ था क्योंकि मराठा ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गया था। तो ये आपका होता है 1817 से 1818। तो हम ये तीनों वॉर्स काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आते हैं हम पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे, जो हुआ था 1775 से 1782। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के होने के पीछे। तो अगर हमें रीजन समझना है तो हमें पहले एक बार रिकॉल करना पड़ेगा मराठा कॉन्फिगरेसी में। आपको याद होगा माधवराव जो थे वो आपके थर्ड पेशवा थे मराठा के। सॉरी, माधवराव आपके फोर्थ पेशवा थे मराठा कॉन्फिडरेसी के। तो उनसे शुरू होता है। जब उनकी डेथ हुई माधवराव की, तो मराठास में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि अब अगला पेशवा कौन बनेगा, क्योंकि माधवराव का कोई ना बेटे थे ना कोई बेटी, मतलब कोई हेir नहीं था उनका। तो ऑब्वियसली फिर जब कोई उनका नहीं था तो उनके भाई नारायण राव को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो पेशवा हैं। बट उनके अंकल थे रघुनाथ राव, जो खुद ये पोस्ट चाहते थे और वो चाहते थे कि वो खुद पेशवा बने। तो अब इनसे गलती क्या हुई? रघुनाथ राव ने जाके
ब्रिटिश से हाथ मिलाया और उनसे कहा कि तुम मेरी हेल्प करो पेशवाशिप की पोस्ट के लिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव में एक ट्रीटी साइन हुई थी और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत, जो साइन हुई थी 1775 में। अब उस ट्रीटी में क्या था, एक मेन चीज थी कि रघुनाथ राव के अंडर जो टेरिटरीज थी साइलसेट और बेसिन, उन्होंने वो टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और उसके बदले में उन्हें 2500 सोल्जर्स यानी 2500 सोल्जर्स के बदला मिला था कि आपने हमें ये टेरिटरीज दी हैं तो हम इसके बदले आपको इतने सोल्जर्स देंगे। तो रघुनाथ राव ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी आर्मी जो उनके पास अपनी थी और 2500 सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश से मिले उसके साथ अटैक कर दिया माधवराव की तरफ और जीत गए वो, क्योंकि उनके पास उनकी आर्मी काफी बड़ी हो गई थी और फिर वो बन गए पेशवा। तो अब पेशवा कौन थे आपके? रघुनाथ राव। बट लेकिन जब ये ट्रीटी ऑफ सूरत के बारे में ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल को पता चला, अभी जैसे अदनान ने आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के और वो हेड भी थे ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल के। तो उन्हें जब इसके बारे में मालूम चला तो उन्हें उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं थी कि ऐसी कोई ट्रीटी हो। उन्होंने, क्योंकि वो ऑब्वियसली हेड थे तो उनकी ही चलनी थी, उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत को एनल कर दिया यानी खारिज कर दिया था और एक नई ट्रीटी साइन करी थी रघुनाथ राव के साथ। वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पुरंधार, जो कि साइन हुई थी 1776 में, एक साल बाद, जो ट्रीटी ऑफ सूरत के एक साल बाद हुई थी। अब ये साइन करने खुद रघुनाथ राव नहीं गए थे बट उनके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आई वुड से, नाना फडणवीस गए थे। तो उन्होंने कैलकाटा काउंसिल के साथ ये ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पुरंधार। अब इस ट्रीटी का क्या था? इस ट्रीटी के मुताबिक रघुनाथ राव जो थे उन्होंने सालसेट जो था वो सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स को, जो कि आ गया था क्योंकि ट्रीटी ऑफ सूरत जब एनल की गई थी तो सालसेट वापस दे दिया गया था रघुनाथ राव को। तो फिर लेकिन ब्रिटिश ने अपनी चालाकियों से वापस सालसेट जो है अपने काबू में कर लिया और कहा था रघुनाथ राव को कि हम आपको पेंशन देंगे इसके बदले। तो ये थे आपके रीजंस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के लिए। अब हम पढ़ते हैं द कोर्स ऑफ द वॉर, यानी क्या हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1777 में, नाना फडणवीस जो मैंने आपको बताया चीफ मराठा मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्रीटी के एक पॉइंट को वायलेट किया, जो ट्रीटी ऑफ पुरंधार था उसके एक पॉइंट को वायलेट किया और अपना एक कोस्टल एरिया फ्रेंच को दे दिया गया था। जैसे आप जानते हैं फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में इस वक्त काफी आपस में डिस्प्यूट्स थे। तो जब ये बात पता चली ब्रिटिश को कि मराठाओं ने अपना एक कोस्ट जो है वो फ्रेंच को दे दिया गया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने साफ जंग डिक्लेयर कर दी थी मराठा के खिलाफ। तो अब वो अपनी आर्मी को लेकर पहुंचे पुणे में एक गांव है वडगांव, तो उधर ये लड़ाई हुई थी, इसलिए इस जंग को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वडगांव, जो पुणे के बिल्कुल करीब है। तो अब इधर कौन थे? इधर एक तरफ ब्रिटिशर्स थे और एक तरफ थे महाजी शिंदे। खुद रघुनाथ राव अपनी आर्मी को लीड नहीं किया था उन्होंने, बट उन्होंने अपने चीफ मिलिट्री एडवाइजर महाजी शिंदे को कहा था कि आप मेरी तरफ से लड़ो, क्योंकि उस वक्त मराठा में काफी मतलब संबंध सही थे। तो मराठाओं के पास सपोर्ट भी आया, बाकी अपने एलाइज से सपोर्ट आया और वो बड़े अच्छे से जीत गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब मराठा जीत गए तो मराठाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करने के लिए, जो साइन हो गई थी 1779 में। बट आप जानते हैं जैसे ब्रिटिश मानती नहीं है तो उसने छोटी मोटी हरकतें करता रहा, छोटी मोटी लड़ाइयां करता रहा मराठाओं के खिलाफ। उस लड़ाई को एंड करने के लिए मराठाओं ने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनसे कहा कि अब हम एक साइन कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, और इसके बाद अगर आपने कुछ किया तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो फिर ब्रिटिश मान गया और ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो साइन की गई थी 1782 में। इसके बाद से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कोर्स खत्म हुआ। अब हम चलते हैं कि ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्या रिजल्ट आया। तो जब ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गया आपका साइन, तो जो पॉइंट्स थे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट और ब्रोश
ये एक रीजन है, ये दोनों रीजन है मराठा के अंडर आते थे, वो दे दिया गया था ताकि वो गुस्सा ना हो ब्रिटिश और दोबारा अटैक न करें मराठाओं पे। उन्होंने अपना ये रीजन उनसे उनको दे दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि मराठाओं ने अपना जो लैंड डेक्कन को दिया गया था, उस वक्त डेक्कन के रूलर थे हैदर अली, आप जानते होंगे टीपू सुल्तान के फादर। हैदर अली मैसूर के रूलर थे, तो उनसे अपना रीजन जो दिए थे डेक्कन को वो वापस उन्होंने अपने ले लिए मराठास ने। और मराठाओं ने एक प्रॉमिस किया था कि वो अब फ्रेंच को और कोई टेरिटरीज नहीं देगा, क्योंकि इसी की वजह से जंग हुई थी पूरी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया था कि आप रघुनाथ राव को पेंशन देंगे। पेंशन इसको बस बोला जा रहा है, बट इसका ये था कि सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आप हार गए हो, हमने आप पे ये ट्रीटी इंपोज की है, तो आपको इसके लिए पे करना होगा 3 लाख रुपीज पर एनम, यानी हर साल। उसके बाद फिर और जो ट्रीटीज ब्रिटिश ने छीन ली थी मराठाओं से, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उन्हें वापस ले लिया गया था मराठाओं ने। उसके बाद फिर आपके ये इनकी डेथ हो गई रघुनाथ राव की, तो ब्रिटिशर्स ने माधव राव, जो नारायण माधव राव सेकंड, जो नारायण राव के सन थे, उन्हें पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया था। और इंग्लिश ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ठीक है, अब ये नए पेशवा है मराठाओं के। ये थे आपके रिजल्ट ट्रीटी ऑफ सालबाई के। तो आई होप ये क्लियर है, अगर कोई है तो आप डाउट पूछिए फौरन। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीथिंग? No, it's clear. ओके ग्रेट। तो अब हम आते हैं आपके सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे, जिसका टाइम पीरियड था 1803 टू 1805। तो वही, अब सबसे पहले हम रीजन डिस्कस करते हैं कि किस वजह से ये आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। अब आपको याद होगा, अगर आपने क्लास अटेंड करी होगी डे बिफोर यस्टरडे जो हुई थी, उसमें मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में पढ़ाया गया था। और पढ़ाया गया था कि कौन मराठा के अंदर 5 मेजर चीफ थे। वो आपको पीपीटी में दिख भी रहेंगे, जैसे पेशवाज जो थे वो पुणे के हेड बने, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के हेड बने, होलकर्स इंदौर के हेड बने थे, सिंधियास ग्वालियर के हेड बने, और भोसले नागपुर के हेड बने थे। तो ये 5 चीफ बढ़ गए थे, 5 रीजन्स बढ़ गए थे, लेकिन ये सब एक ही के रूल फॉलो करते थे, वो थे मराठा कॉन्फेडरेसी। उसी के पूरे रूल्स चलते थे हर जगह, बट अलग अलग चीफ का रूल था अपना, क्योंकि अलग अलग जगहों के अलग अलग कंडीशन होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो उन्हें टैकल करने के लिए रीजन्स बांट दिए गए थे। लेकिन अब मसला क्या हुआ कि आपस में ही एक क्वेरल हो गया, यानी एक आपस में उन लोगों का डिस्प्यूट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पुणे पे पेशवा थे बाजीराव सेकंड, फिर हाँ उस वक्त माधवराव सेकंड थे, लेकिन माधवराव सेकंड जो थे उनका डेथ हो गई। उसके बाद रघुनाथ राव के ही बेटे बाजीराव सेकंड को पेशवा बना दिया गया था। तो क्या कहते हैं, एक क्वेरल हो गया था किसके बीच में, होलकर्स के बीच में, और इधर जो थे पेशवा सिंधिया थे एक साथ। तो क्या था, बैटल ऑफ पुणे लड़ा गया था 1802 में। इसमें आपके चीफ थे यशवंत राव होलकर। इन्होंने बड़ी आसानी से पेशवाज और सिंधियास को हरा दिया था। अब क्योंकि अब पेशवा हार चुके थे, तो पेशवाओं को ये था, क्या कहते हैं, कि अब हमें अपना बदला वापस लेना है। इसलिए ये बाजीराव सेकंड जो थे वो ब्रिटिश के पास गए, क्योंकि ब्रिटिश की तो आर्मी काफी बड़ी थी, तो इनके पास एक ऑप्शन ब्रिटिश ही बचता था। तो बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे पुणे पे, वो गए ब्रिटिश के पास और उनसे ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया। ट्रीटी ऑफ बेसिन क्या था कि इस ट्रीटी में जो ब्रिटिश है वो बाजीराव सेकंड को प्रोटेक्शन देगी और उनको आर्मी के साथ एम्प्लॉय करेगी। उसके बदले जो पेशवा को अपना बेसिन की टेरिटरी थी वो देनी थी ब्रिटिशर्स को। सैलिसेट पहले जा चुका है, ब्रोश पहले जा चुका है, अब आपका बेसिन भी चले गया ब्रिटिश के पास। तो जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ बेसिन, इसके बारे में जब पता चला सिंधियास को, तो सिंधियास और भोसले दोनों उस वक्त थे, आपस में साथ में थे, एक इनकी एलआई थी। तो दोनों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि पेशवा ने ऐसा क्यों किया कि वो जाके ब्रिटिश से मिल गया, क्योंकि उन्हें मालूम था इन दी एंड ब्रिटिश धोखेबाज हैं, ब्रिटिश जरूर कोई ना कोई चालाकी करेंगे। तो सिंधिया और भोसले ने साफ सोचा कि हम इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ एक
जंग लड़ेंगे, जो कि थी आपकी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो लड़ी गई थी 1803 में। ऊपर की डेट के लिए सॉरी, वो डेट मिसप्लेस हो गई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, तो जंग आपकी शुरू हुई थी सिंधियास और भोसले से, और आपस में और ऑपोजिट साइड पे आपकी ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जब होलकर्स को पता चला कि सिंधियास और भोसले अलग अकेले लड़ रहे हैं ब्रिटिश से, और वो ऑलमोस्ट मतलब हारने की कगार पे थे सिंधियास और भोसले, तो होलकर ने भी उन्हें ज्वाइन किया। होलकर ने भी उन्हें ज्वाइन किया, और अब क्या हो गए थे, एक साइड पे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका पेशवा बाजीराव सेकंड थे। बाजीराव सेकंड एज फ्रंट पे नहीं आए थे, वो अपने प्रोटेक्शन में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इधर आपके एक साइड पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और आपकी एक साइड पे होलकर्स, भोसलेस और सिंधियास थे। अब लेकिन ये तीनों तीनों जो थे मराठा कॉन्फेडरेशन चीफ, मिलकर भी हरा नहीं पाए थे आप ब्रिटिश को। और इसके चक्कर में क्या हुआ, ब्रिटिश ये जंग जीत चुका था, और फिर सिंधिया और होलकर और भोसले सब ऑलमोस्ट खत्म से हो गए थे। तो अब हम इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश फोर्सेस को कमांड किसने किया था। इंग्लिश फोर्सेस वर कमांडेड बाय जेरल्ड लेक, आर्थर वीसली, जेम्स स्टीवेंसन। और आपके मराठा साइड पे कौन थे कमांडर्स, दौलत सिंधिया जो सिंधिया के उस वक्त के चीफ थे, रागजोई सेकंड भोसले जो उस वक्त भोसले के चीफ थे, और आपके यशवंतराव होलकर जो होलकर उसके चीफ थे। तो अब हम आते हैं कि आफ्टर मैथ ऑफ द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, यानी क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे आपके सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो हुआ। अब आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक जो है एंग्लो मराठा वॉर, इसमें काफी ट्रीटीज आएंगी, तो आप कोप अप करने की पूरी कोशिश कीजिए। वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई था, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में है, और जो हम आप ये पढ़ेंगे ट्रीटी थर्ड वाले एंग्लो मराठा वॉर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जब एंड हुआ तो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजंगाव, जो सिंधियास पे इम्पोज की गई थी। उसके मुताबिक सिंधियास को अपना जो टेरिटरीज देने थे, वो टेरिटरीज कौन से थे, रोहतक, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव, दिल्ली आगरा रीजन, ब्रोश, सम डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात, और पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड अहमदनगर। ये सेंट्रल इंडिया के हिस्से थे जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट क्योंकि ये लोग जंग हार चुके थे तो सिंधिया के पास और कुछ नहीं बचा था, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए सिंधिया ने ये सब टेरिटरीज दे दी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप खुद सोच लीजिए कि इन टेरिटरीज के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई होगी। बट ये रुके नहीं, भोसले के ऊपर इन्होंने ट्रीटी इंपोज की थी, ट्रीटी ऑफ दियोगांव। उसके मुताबिक भोसले ने उन्हें कटक, बेलासोर और वर्धा रिवर के कुछ एरियाज दे दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये तब भी नहीं रुके, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ राजघाट इंपोज करी होलकर्स पे, जिसके मुताबिक होलकर्स को टोंक का एरिया, बूंदी, रामपुरा ब्रिटिश को देने पड़े थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि जब इतने सारे रीजन्स, इतने सारे टेरिटरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे मराठाओं के लिए उस वक्त, वो सब तो चले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो बचा क्या, बहुत माइनर वो थे रीजन्स। बस ये था कि वो सरवाइव कर रहे हैं अभी मराठास। अब हम आते हैं आपके थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे, जो हुई थी 1817 से 1818। तो पहले हम रीजन्स पे जरा नजर डालते हैं कि क्या है रीजन्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के। अब जैसे मैंने बताया कि खत्म हो गया था मराठा ऑलमोस्ट, मराठाओं, लेकिन ना मराठाओं के ना सेल्फ प्रेस्टीज बहुत है कि हम ये करना है, हमें ये करना है, हम सबसे ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना ही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर हम इसमें जीते तो जीते, हारे तो मतलब समाप्त समझो मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा पावर। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा ये आखिरी अटेम्प्ट है, हमें जीतना ही है। तो क्या कहते हैं, इसका एक चीफ रीजन जो था वो ये था कि ब्रिटिश और पिंडारीज, पिंडारीज एक उस वक्त का एक ट्राइब था जिन्होंने ब्रिटिश के नाक में दम करके रखा था, बिकॉज दे हैड वेरी स्किलफुल टैक्टिक्स जो ब्रिटिश कभी समझ में ही नहीं आए। और इसकी वजह से जो पिंडारीज थे वो मुस्तकिल अटैक करते रहे ब्रिटिश पे, और उनके कई रीजन्स पे कब्जा तो नहीं कर पाए, बट उन्हें एकदम अधमरा सा कर दिया था।
तो ये सुनने में आया ब्रिटिश वालों को कि क्या कहते हैं, पिंडारीज जो हैं वो मराठा के अंडर ही काम कर रहे हैं। जो आपका मराठा है वही जो है क्या कहते हैं, मराठा जो है आपका वो कर रहा है, पिंडारीज को सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम जरूर बदला लेंगे मराठाओं से। तो फिर क्या हुआ, आपका आपका हुआ था फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। कोर्स पढ़ते हैं इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। तो क्या कहते हैं, द मराठा चीफ पेशवा बाजीराव सेकंड। इस टाइम तक बाजीराव सेकंड जो थे वो आ गए थे इन लोगों के साथ में ही, क्योंकि ये बाजीराव भी सेकंड समझ गए थे कि अगर मैं इन लोगों से अलग रहा तो मैं बचू, मतलब मेरी टेरिटरी बचे ना बचे लेकिन मैं जरूर मार दिया जाऊंगा। तो पेशवा बाजीराव सेकंड वापस आ गए थे मराठा साइड पे। तो ये थे मल्हार राव होलकर, मुधोजी सेकंड भोसले। इन तीनों ने मिलके, ब्रिटिश ने पहले हमला नहीं किया, इन तीनों ने मिलके सबसे पहले ब्रिटिश पे हमला किया और अपने रीजन्स को वापस लेने की कोशिश करी थी। अब दौलत राव शिंदे जो थे वो फोर्थ मराठा चीफ थे उस टाइम के। उन पे फोर्स डाला गया था ब्रिटिश की तरफ से कि तुम इस जंग में नहीं आओगे, अगर तुम इस जंग में आए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, तुम्हारी सारी टेरिटरीज हमारे अंडर आ जाएंगी। तो इसलिए इस वजह से दौलत राव शिंदे नहीं ले पाए थे पार्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। तो मराठा फोर्सेस के जो लीडर्स थे उस टाइम वो थे बापू गोखले, जो पेशवा बाजीराव के मिलिट्री एडवाइजर थे, अप्पा साहेब भोसले जो आपके मुधोजी सेकंड भोसले के मिलिट्री एडवाइजर थे, और मल्हार राव होलकर थर्ड जो मल्हार राव होलकर के बेटे थे। इन तीनों ने मिलके जंग लड़ी ब्रिटिश आर्मी से, जो जिनके इस वक्त के लीडर्स थे फ्रांसिस रोडोन हेस्टिंग्स, जॉन मैल्कम और थॉमस हिस्लॉप। बट क्योंकि इतने सारे टेरिटरीज ब्रिटिश के पास ऑलरेडी आ गए थे, ब्रिटिश इतना पावरफुल बन गया था, ब्रिटिश के ऊपर ब्रिटिश रेंज जो था इतना बढ़ गया था कि इनको डिफीट कर पाना मुश्किल था। इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश विक्ट्री हो गई, ब्रिटिश जीत चुके थे आपके मराठाओं से। अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचो तो मराठाओं को इस वक्त नहीं लेना चाहिए था इनसे पंगा, until and unless they had some really great support from their allies। बट क्योंकि ये सेंटिमेंट्स में थे इन्होंने भूल लिया और ये हार गए ब्रिटिश से। अब हम पढ़ते हैं आफ्टर मैथ ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के। वही मैंने आपको जैसे बताया था, ट्रीटी साइन हुई है इन वॉर्स में। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन इम्पोज की गई थी शिंदे पे, और उसके मुताबिक शिंदे को राजस्थान ब्रिटिश को देना था। अब राजस्थान जो था इतना बड़ा स्टेट था उस टाइम भी, तो शिंदे के पास से जब राजस्थान गया, शिंदे एक तरह से समाप्त हो गया था, शिंदे के पास कुछ बचा नहीं था वो किसी और चीज पे रूल कर सके। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के मुताबिक शिंदे को राजस्थान देना पड़ा ब्रिटिश को। फिर ट्रीटी ऑफ मंदसौर के मुताबिक होलकर को अपने मेन एरिया जो थे वो देने पड़े ब्रिटिश को, और होलकर ऑलमोस्ट फिनिश था। उसके बाद फिर पेशवा पे भी आई ये बात, और पेशवा ने खुद ही बिना किसी ट्रीटी के पेशवा ने अपना एरिया, बिथुर का एरिया जो था वो दे दिया गया था, ब्रिटिश को दे दिया पेशवा ने। अब इतने सारे रीजन्स ब्रिटिश के पास आ गए थे, तो ब्रिटिश ने क्या फॉर्म किया, अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश जो था उस वक्त मेनली फोकस था बंगाल प्रेसिडेंसी पे, बट मराठाओं से इतने सारे रीजन्स कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश ने कहा कि हाँ अब हमारे पास इतने रीजन्स हैं कि हम एक अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी फॉर्म कर सकते हैं। तो इन्होंने फॉर्म करी अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अब मैंने आपको बताया था कि मराठा ऑलमोस्ट खत्म था, तो मराठा एम्पायर इसके बाद खत्म हो गया, ग्राउंडेड टाइप का सा हो गया था। मराठा पावर सरेंडर टू द ब्रिटिश, खत्म। अब ब्रिटिश के पास कोई और वो नहीं था मेन एंटागनिस्ट जिसके खिलाफ ब्रिटिश लड़ सके, क्योंकि मुगल एम्पायर उस टाइम तक खत्म हो गया था, मराठा एम्पायर खत्म, तो और कोई बचा नहीं जो ब्रिटिश को अपोज कर सके इस वक्त ग्रेटली। तो ये था आपका तीनों एंग्लो मराठा वॉर। तो इससे हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि मराठा जो था वो बहुत वीक हो गया वॉर्स के बाद, या कहें आप समाप्त हो गया, और ब्रिटिश
एक्सट्रीमली पावरफुल बन गया था एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद। तो एक आखिरी स्लाइड में हम फैलेसीज ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी पढ़ लेते हैं। फैलेसीज का मतलब क्या उनके अंदर कमियां थी मराठा कॉन्फेडरेसीज में। तो पहला है आपका लैक ऑफ यूनिटी अमंग द लीडर्स ऑफ द मराठास। अब आप खुद देखिए, पहली एंग्लो मराठा वॉर में रघुनाथ राव नारायण राव को अपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पेशवा बनना था। ये चीज मराठास में हमेशा रही है। इस वजह से आपने शायद पढ़ा हो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हारे थे मराठास अहमद शाह अब्दाली से, उनका एक मेन वजह था यूनिटी नहीं थी मराठास में। तो सेकंड पॉइंट है आपका लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर प्रिंसली स्टेट्स। मराठास अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। वो मतलब एकदम भाव नहीं देते थे दूसरे प्रिंसली स्टेट्स को। अगर प्रिंसली स्टेट्स को अगर उन्होंने दिया होता एक रिकॉग्निशन, तो आई एम श्योर मराठाओं जो थे वो सरवाइव कर पाते इन वॉर्स के बाद। बट उन्होंने अपने आप को बहुत सुपीरियर समझा, बहुत इंफीरियर समझा प्रिंसली स्टेट्स को, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया था प्रिंसली स्टेट की तरफ से। थर्ड पॉइंट आपका इंडल्जमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मराठा। अच्छा, अब आप ये सवाल पूछ सकते थे, क्या कहते हैं कि मराठाओं को ब्रिटिश की जरूरत क्या पड़ी थी। यही बात है कि मराठाओं ने उस वक्त अपने टैक्टिक्स को सही से एक्सप्लोर नहीं किया, और उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ब्रिटिश पे इजीली ट्रस्ट कर लिया। सबसे पहले रघुनाथ राव ने ट्रस्ट किया, उसके बाद उनके बेटे बाजीराव सेकंड ने ट्रस्ट किया। इस तरह ना, क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि मराठास के अंदर काफी क्वेरल्स हैं, और अगर हमने इनको बढ़ा दिया हम जरूर जीतेंगे। जो कि ऑब्वियसली बाद में आके एक ऑफिशियल टर्म में आया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो उन्होंने मुस्लिम और हिंदू यूनिटी में किया था क्रिएट। तो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो हमेशा इंटेलेक्चुअली सोचता था। उसने ना वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। तो लास्ट पॉइंट है द ग्रीड ऑफ पावर अमंग द लीडर्स ऑफ मराठा। मराठा कॉन्फेडरेसी में ये था कि हर इंसान खुद अपने आप को एक लीडर बनाना चाहता था। उन्हें उन्हें ये मंजूर नहीं था कि कोई और उनसे छोटा या उनसे बड़ा लीडर बन जाए। अब जब नारायण राव जो थे पेशवा बने थे, तो रघुनाथ राव को एक इंसल्ट लगी थी। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड कि मैं भी जिंदा हूं तो मुझे छोड़ के नारायण राव को क्यों बनाया गया पेशवा। इसलिए उन्होंने ये टसल अपने स्टार्ट करी थी उसके खिलाफ, आपके बाजीराव सेकंड के खिलाफ। तो ये सब जो थे उनके अंदर कमियां थी, खामियां थी, फैलेसीज थी, जिन्होंने अल्टीमेटली मराठा पावर को डिक्लाइन कर दिया बिल्कुल। तो ये आपका एंड ऑफ प्रेजेंटेशन था। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज आप शेयर करिए, पूछिए, मैं आंसर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल दें। शिंदे के साथ क्यों ट्रीटी की थी ब्रिटिश ने? वो तो वॉर में शामिल भी नहीं था। देखिए, ये था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप आगे और बहुत पढ़ेंगे कि कभी किसी का सगा नहीं रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहता कुछ और था, करता कुछ और था, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का था, क्योंकि उसका बस एक मोटिव था, वो था एब्सोल्यूट पावर। तो उसने शिंदे से पहले तो कहा था कि अगर तुमने लड़ाई ज्वाइन करी तो हम तुम्हें हरा देंगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। बट उसने जब ये देखा कि बहुत आसानी से बाकी 3 चीफ्स हार गए थे मराठा पावर के, तो उसने कहा कि मेरे लिए अब शिंदे जो है वो कोई प्रॉपर अपोजिशन नहीं रहा, तो मैं शिंदे को भी खत्म कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने ट्रीटी करी और कहा कि आप राजस्थान आप हमें दे दो। इम्पोज की गई थी, शिंदे मानने को तैयार नहीं थे, बट इम्पोज की गई थी। और ऑब्वियसली उसी की चलती, जिसके पास ज्यादा पावर है, तो उस टाइम ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो गया था, तो इसलिए शिंदे को मजबूरन ट्रीटी साइन करनी पड़ी। समझ आ गया आपको? यस यस, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपको शायद ये लगता हो कि अगर हमने कोई सिली क्वेश्चन पूछा तो हमारी मतलब इंसल्ट टाइप की होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था शुरुआत में। बट वी आर नॉट हेयर टू जज यू ऑल, इंस्टेड वी आर हेयर टू हेल्प यू। कैसा भी आप क्वेश्चन पूछिए,
हम उसका जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा, कोई यहाँ पे ये नहीं कहेगा अरे तुझे कुछ नहीं आता। आप इसके बारे में मत सोचिए, आप बस सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप हमसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो फिर आई गारंटी कि आप लोग प्रोफेसर से भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे, जो कि आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए सवाल पूछिए, इंटरेक्ट करिए। कोई सवाल है? ट्रीटी ऑफ मैंडेसर। ओके, तो आपको ट्रीटी ऑफ मैंडेसर समझ नहीं आया था। मैं प्रेजेंटेशन में दिखाऊं या फिर आपको बस ऐसे ही समझा दूं? जल्दी से बता दें। अगर प्रेजेंटेशन नहीं देखा तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो ट्रीटी ऑफ मैंडेसर जो था वो आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद साइन किया गया था। इसके मुताबिक होलकर को अपनी सारी टेरिटरीज, जो कुछ टेरिटरीज थी आपकी, बोहर्क की थी, आपकी कुछ और टेरिटरीज थी, तो मतलब होलकर तो इसके बाद समाप्त था। होलकर होलकर के पास कुछ बचा नहीं था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। होलकर जो था ऑलमोस्ट फिनिश था। तो ट्रीटी ऑफ मैंडेसर ने उससे सब कुछ लिटरली सब कुछ ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और क्या कहते हैं, होलकर की थ्रोन पे ब्रिटिश ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें बिठा दिया था, क्योंकि होलकर खत्म, तो होलकर की जगह पे कोई और होना भी तो चाहिए था ना चीफ। तो होलकर ने एक अपना ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया था होलकर की पोजीशन पे। समझ आ गया आपको? समझ आ गया। तो आई गेस कि यहाँ पे आपका एंग्लो मराठा वॉर मैंने अपनी तरफ से समझा दिया है। कुछ भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, आप पर्सनली डीएम कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उसकी करने की आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। तो ओवर टू यू अदनान। ओके, थैंक यू मोहम्मद बिलाल। ओके, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। और मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहूँगा कि हम लोग सीनियर्स हैं, हम आपके लिए ऑलवेज रेडी हैं हेल्प करने के लिए। आप मैसेज ड्रॉप कर लिए, अपने कोई डाउट्स हो शेयर करिए हमारे साथ, हम अपने लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। और इसी से हम मॉडर्न इंडिया के डाउट सेशन कंक्लूड करते हैं। बाकी इसे हम लोग अपलोड कर देंगे आपकी हेल्प के लिए। और आई गेस दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। आप मीट छोड़ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू।